हेलो गाइज। आज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपका स्वागत है। हमने ना यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पिछली क्लास में ना आर्टिकल 112 तक कंप्लीट रीड कर लिए थे पिछली क्लास में, और आज ना हम यहाँ पे आर्टिकल 113 से 113 को रीड करेंगे। जैसे कि देखो, आर्टिकल 113 में देखो क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो 113 जैसे प्रोसीजर का मीनिंग होता है जैसे कोई प्रक्रिया यानी कोई तरीका, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है यानी पार्लियामेंट यानी संसद में। विद रिस्पेक्ट यानी विद रिस्पेक्ट टू यानी के संबंध में। जैसे प्रोसीजर इन पार्लियामेंट संसद के संबंध में। एस्टिमेट्स का मीनिंग यहाँ पे अनुमानित खर्च, जैसे बजट के इसे एस्टिमेट्स यानी कि अनुमानित खर्चे, जैसे कि शो मच ऑफ सो मच पेन जितना हिस्सा, द एस्टिमेट यानी कि अंदाजा, जितना खर्चों का अंदाजा, एज रिलेट्स टू जो संबंधित एक्सपेंडिचर जैसे खर्चे, चार्जेज यानी कि चार्जेज अपॉन यानी कि आरोपित लगाया गया, चार्जेज अपॉन यानी आरोपित लगाया गया। द कंसोलिडेटेड फंड यानी कि जैसे कि इंडिया यानी कि जैसे कि भारत की इसमें कितनी देनी सरकार और मुख्य कार्य जिसमें सारे टैक्स लोन आदि आते हैं जिसमें खर्चा होता है। शैल नोट बी सबमिटेड यानी कि शैल नोट बी सबमिटेड प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट संसद के मतदान के लिए, यानी कि टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट संसद के मतदान के लिए। बट नथिंग लेकिन इसके इसके बिना इन दिस केज क्लोजेज, लेकिन इस उपधारा में कुछ भी शैल बी कंसिडर्ड एज यानी कि ऐसा नहीं समझा जाएगा कि एज प्रिवेंटिंग होता है जैसे कि रोकना। द डिस्कशन यानी कि चर्चा इन आइदर हाउस यानी किसी सदन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी ऑफ दोज एस्टिमेट्स यानी कि उन अनुमान खर्चों में किसी और पर भी। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ना आपको, जैसे कि एग्जांपल हो इसका, ये क्या बताया गया इसमें, जैसे कि इसमें बताया गया कि एस्टिमेट्स यानी मतलब सरकार का सालाना खर्चा, बजट में जो भी अनुमानित खर्चा दिखाया गया जाता है, यानी कि एस्टिमेट्स यानी कि सरकार का सालाना खर्चा, जैसे बजट में जो भी अनुमानित खर्चा दिखाया जाता है ना, जिसमें जैसे दो तरह के होते हैं, जैसे कि चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो सीधे कंसोलिडेटेड फंड से निकलते, जैसे जिन पर पार्लियामेंट वोट नहीं करे, जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, न्यायाधीश का वेतन, सीएजी का खर्चे आदि। वोटेड एक्सपेंडिचर कौन से, जिन पर पार्लियामेंट वोट करते, जैसे मंत्रालय खर्च, योजना आदि। यह आर्टिकल कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट के वोट के लिए नहीं रखा जाएगा, यानी एमपी इस पर हाँ या नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब है कि यह नहीं है कि उन पर चर्चा नहीं होगी। एमपी उस पर चर्चा सवाल उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है ना, इसमें साफ साफ बताया गया है 113 में। यानी चार्जेस एक्सपेंडिचर सीधे कंसोलिडेटेड फंड से निकलते हैं, जैसे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकते, राष्ट्रपति वेतन, न्यायाधीश वेतन, सीएजी खर्चा आदि। वोटेड एक्सपेंडिचर कौन से, इन पर पार्लियामेंट वोट कर सकते हैं, लेकिन मंत्रालय खर्च, योजना आदि। उसमें एक चीज और बनाई गई है, जैसे कि ये आर्टिकल कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट के वोट के लिए नहीं रखा जाएगा, यानी एमपी इस पर हाँ या ना नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं होगी। एमपी जो उस पर चर्चा सवाल उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, ये बता रहा है इसमें। क्लियर। अब अगर इसका टू देखेंगे ना, आर्टिकल 113 के जिसकी टू में देखो क्या बताया गया है कि
जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं आर्टिकल 113 का क्लोज नंबर 2। देखो क्या बताएगा कि जैसे कि देखो, मच ऑफ सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स। देखो सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स यानी कि उन अनुमानों का वह हिस्सा। सो मच ऑफ, देखिए सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स यानी कि उन अनुमानों का वह हिस्सा एज रेस्टो जो संबंध का संबंध है अदर एक्सपेंडिचर यानी अन्य खर्चों से, यानी कि अन्य खर्चों से संबंधित है, यानी कि जैसे चार्ज एक्सपेंडिचर से, चार्जेस एक्सपेंडिचर के अलावा उन्होंने सेल बी सबमिटेड प्रस्तुत किया जाएगा इन द फॉर्म बी डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग के रूप में। इसकी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स यानी कि अनुदानों की मांग के रूप में, यानी कि जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स यानी मिनिस्टर द्वारा मांगा गया खर्चा टू द हाउसेज ऑफ द पीपल, लोकसभा एंड द हाउसेज ऑफ द पीपल्स, लोकसभा ऑफ द पीपल shall have टू पावर, यानी कि और लोकसभा को अधिकार होगा असेंट, असेंट यानी कि अनुमति देना, मंजूरी देना, सहमति देना, और द रिफ्यूज टू असेंट या अनुमति नहीं देना, यानी कि और टू रिफ्यूज टू असेंट यानी कि अनुमति नहीं देना टू एनी डिमांड किसी भी मांग पर, ओवर टू असेंट या अनुमति, और टू या सहमति देना टू एनी डिमांड, सब्जेक्ट इन रिडक्शन यानी किसी मांग को मजबूरी देना लेकिन राशि घटाकर, यानी कि अनुमति देना, एंड डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन यानी कि राशि घटाकर, ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयरऑन यानी कि उन मांगों में लिखी गई राशि से। जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो जंप लेंगे ना हम इसका, जैसे कि एस्टिमेट से सरकार का सालाना खर्च जैसे कि बजट। क्लोज एक में हमने देखा कि चार्ज एक्सपेंडिचर बोट नहीं होता कि क्लोज टू का है ताकि बाकी खर्चे अदर एक्सपेंडिचर्स को डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा में रखा जाए। डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए लोकसभा में रखा जाएगा। हर मिनिस्टर अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करती है। लोकसभा के पास 3 विकल्प होते हैं, एसेंट यानी मंजूरी देना, पूरा खर्चा मंजूर कर देना, रिफ्यूज टू एसेंट यानी मंजूरी न देना, खर्चे पूरी तरह खारिज कर देना, या असेंट सब्जेक्ट टू रिडक्शन यानी घटाकर, रिफ्यूज टू मजबूरी न देना, असेंट सब्जेक्ट टू रिडक्शन यानी कि मजबूरी घटाकर देना, खर्चे को कम कर मंजूर करना। यानी लोकसभा को इसलिए अधिकार वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में है। ठीक है, 2 में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि देखो इसमें थर्ड में क्या बता रहा है कि अब जैसे कि इसमें देखो थर्ड में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 113 के थर्ड में देखो, जैसे कि नो डिमांड फॉर ए ग्रांट यानी किसी भी अनुदान की मांग नहीं, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट यानी किसी भी अनुदान की मांग नहीं, शैल बी मेड की जाएगी, शैल बी यानी की जाएगी, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय की जाएगी, एक्शन यानी सिवाय, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशंस, ऑन द रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पर,
ऑन द रिकमेंडेशन सिफारिश ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट मिनिस्टर द्वारा लोकसभा में मांगा गया खर्चा क्लोज 2 में देखा था। क्लियर है। अब इसमें देख लो 3 कहता है कोई भी मिनिस्टर अपनी डिमांड फॉर ग्रांट सीधे लोकसभा में नहीं रख सकती। डिमांड फॉर ग्रांट तब भी रखी जाए जब राष्ट्रपति की सिफारिश हो, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति अनुशंसा के बिना कोई भी खर्चा प्रस्तावित नहीं हो सकता। यह प्रावधान इसलिए ताकि बजट प्रक्रिया का राष्ट्रपति की औपचारिक नियंत्रण और संवैधानिक भूमिका बनी रहे। चलिए अब यहाँ पे एक बार अगर इसका पूरा सार देखेंगे ना, जैसे कि सी देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल 113 सबसे पहले तो बताया गया है कि इसमें जैसे कि चार्जिड एक्सपेंडिचर्स क्लोज 1 में इसमें क्या बताया गया था कि जैसे कि जो खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सीधे निकलते हैं, जैसे राष्ट्रपति वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, सीएजी का खर्चा, उस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती लेकिन चर्चा कर सकते, मतलब बोले एमपी सवाल कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। 2 में बताया गया था जैसे कि अदर जैसे कि अदर एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर्स में क्या बताया गया था कि जैसे कि बाकी खर्चे जैसे मिनिस्ट्री खर्चे, योजना आदि को डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा में रखा था। लोकसभा के पास 3 विकल्प होते हैं, जिसकी असेंट या तो मजबूरी मंजूरी देना, पूरा खर्चा कर देना, रिफ्यूज टू असेंट यानी मना करना, खर्च खारिज कर देना, असेंट सब्जेक्ट टू रिडक्शन यानी कि घटाकर मंजूरी देना, राशि कम करके मंजूर करना। क्लियर। अब जैसे कि थर्ड में बताया गया था कि जैसे कि रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें देखो इसमें क्लोज 3 में क्या बताया गया जैसे कि कोई भी डिमांड यानी कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि मतलब राष्ट्रपति की अनुशंसा बजट प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। क्लियर। अब ये आर्टिकल 113 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 114 की तरफ। जिसके आर्टिकल 114 में देखो क्या बता रहा है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 114 में देखो जैसे क्या बताया, जैसे कि इसमें बताया अप्रोप्रिएशन बिल्स, जैसे कि एज सुन एज मे बी आफ्टर, जितना एज सुन एज जितना जल्दी संभव हो सके, मे बी आफ्टर जितना जल्दी संभव हो सके, उसके बाद द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113, जैसे कि द ग्रांट्स यानी कि अनुदान अंडर आर्टिकल 113 यानी कि अनुच्छेद 113 के तहत दिए गए अनुदान हैव बीन मेड बाय द हाउसेज ऑफ द पीपल्स, यानी जो लोकसभा द्वारा मंजूर किए गए हैं। देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल यानी एक विधेयक पेश किया जाएगा, यानी कि देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल यानी कि विधेयक पेश किया जाएगा टू प्रोवाइडेड फॉर द अप्रोप्रिएशंस यानी कि
विनियोग जैसे खर्च की नौकरी देने के लिए आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की समेकित निधि से ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट, यानी कि ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट यानी जितनी राशि चाहिए उसे पूरा करने के लिए, ऑफ ऑल मनीज जितनी राशि चाहिए रिक्वायर्ड उसे पूरा करने के लिए, टू मीट यानी कि उसे पूरा जितनी राशि चाहिए उसे पूरा करने के लिए, जैसे कि द ग्रांट सो मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड, जैसे कि लोकसभा द्वारा मंजूर किया गया अनुदान, जैसे कि में द एक्सपेंडिचर वे खर्चे चार्जेड और वे खर्चे जो सीधे चार्जेस एक्सपेंडिचर्स हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर हैं सीधे खर्चे ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ या जो बचमा किसी निधि पर है बट नॉट एक्साइडिंग इन एनी केसेज, यानी लेकिन किसी भी स्थिति में उससे अधिक नहीं, बट नॉट एक्साइडिंग इन एनी यानी किसी स्थिति में उससे अधिक नहीं, द अमाउंट सो इन द स्टेटमेंट प्रोविजंस लेड बिफोर पार्लियामेंट, लेकिन वैरास जो पहले संसद में रखे गए विवरण में दिखाई गई है। जैसे कि इसमें क्या बताना चाहता है ये, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लो, अब हमने जैसे कि देखा, जैसे कि आर्टिकल 113 में हमने देखा था कि लोकसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स को मंजूरी करती है। अब आर्टिकल 114 कहता है कि लोकसभा ग्रांट्स मंजूर कर देती है, सरकार का एक अप्रोप्रिएशन बिल पेश करना होता है, सरकार को एक अप्रोप्रिएशन बिल पेश करना होता है। अप्रोप्रिएशन बिल का उद्देश्य क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की अनुमति देना। यह पैसा दो चीजों के लिए होता है, लोकसभा द्वारा मंजूर किया गया ग्रांट से जैसे अदर एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर राष्ट्रपति न्यायाधीश का वेतन, लेकिन खर्चे स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स में जो राशि पहले से पार्लियामेंट में रखी गई उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये इसमें बताया गया था। अब अगर इसका मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं ना, मान लो लोकसभा ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 20,000 करोड़ का ग्रांट मंजूर किया, चार्ज एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़ है, यानी जैसे कि देखो मान लो लोकसभा ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 20,000 करोड़ का ग्रांट मंजूर किया और चार्ज एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़, यानी जब सरकार अप्रोप्रिएशन बिल पास करेगी, यह बिल कहेगा कि कंसोलिडेटेड फंड से 25,000 करोड़ निकाले जाएंगे, पार्लियामेंट इस बिल को पेश करेगी तभी पैसा कानूनी रूप से खर्च किया जा सकेगा। क्लियर है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 114 में क्या बताया गया है कि जैसे कि जैसे कि देखो नो अमेंडमेंट शैल बी प्रोपोज, यानी कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। नो अमेंडमेंट शैल बी प्रोपोज यानी कि कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। नो अमेंडमेंट यानी कोई संशोधन शैल बी यानी प्रस्तावित नहीं किया जाएगा टू एनी सच बिल, टू एनी सच बिल यानी ऐसी किसी विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल में, टू एनी सच बिल यानी किसी ऐसी किसी विधेयक बिल में एप्रोप्रिएशन बिल में इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय किसी भी लोकसभा राज्यसभा में, which will have the effect, which will have the effect of यानी कि जिसका असर होगा, which will have the effect जिसका असर होगा of varying the amount यानी कि राशि बदलने का, varying the money राशि बदलने का, और या altering the destinations
या खर्चे का उद्देश्य स्थान बदलने का, और अल्टरिंग द डेस्टिनी या खर्चे का उद्देश्य स्थान बदलने का, ऑफ एनी ग्रांट सो मेड, किसी भी मंजूर किए गए अनुदान का, ओवर of varying the amount of any expenditures, अमाउंट यानी कि या किसी राशि बदलने का, ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स चार्जेड, या किसी भी चार्ज एक्सपेंडिचर्स का, ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत माह के निधि पर, एंड द डिस्कशन और चर्चा, ऑफ द पर्सन प्रिसाइडिंग जैसे और अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णय, एज टू वेदर एन अमेंडमेंट इज इंडिमिसिबल यानी कि या कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है, या एज द वेदर एन अमेंडमेंट इज इंडिमिसिबल यानी कि कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है या नहीं है, अंडर दिस क्लोजेज शैल बी फाइनल, इस उपधारा के तहत अंतिम होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, अप्रोप्रिएशन बिल जैसे कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति देने वाला बिल, जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति देने वाला बिल, अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से निकालने की अनुमति देने वाला बिल। इसका एग्जाम्पल जैसे क्लोज 2 कहता है कि इस बिल में, क्लोज 2 कहता है कि इस बिल में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता अगर उसका जैसे कि राशि बदलने में पड़े, जैसे कि 10,000 करोड़ को 12,000 करोड़ करना, खर्चे का उद्देश्य बदलने पर पड़े, जैसे शिक्षा मंत्रालय के लिए मंजूरी राशि की रक्षा मंत्रालय में भेजना, सच एक्सपेंडिचर की राशि बदलने पर पड़े, जैसे मतलब जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल यानी सिर्फ पैसा निकालने की अनुमति देता है, उसमें राशि और उद्देश्य बदलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई एमपी ऐसा संशोधन प्रस्तावित करता है कि सदन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन का निर्णय अंतिम हुआ, तो यह संशोधन स्वीकार्य है या नहीं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल में लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को 5,000 करोड़ दिए जाए, कोई एमपी प्रस्ताव रखे कि इसे 6,000 करोड़ कर दिया जाए, अनुमति नहीं। अगर कोई एमपी कहे कि 5,000 करोड़ को डिफेंस मिनिस्टर को दिए जाए, अनुमति नहीं। कोई एमपी चार्ज एक्सपेंडिचर राष्ट्रपति आवेदन कर अनुमति नहीं। अगर कोई संशोधन ऐसा तो स्पीकर करेगा, तो उसका निर्णय अंतिम होगा। क्लियर है? ये थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बता रहा है कि जैसे कि आर्टिकल यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल 114 को के क्लोज नंबर 3 को, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि थर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 116, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 116 यानी अनुच्छेद 115 116 के प्रावधानों के अधीन मतलब उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नो मनी शैल बी विड्रॉ, नो मनी शैल बी विड्रॉ यानी कोई भी पैसा नहीं निकाला जाएगा। नो मनी यानी कोई शैल बी विड्रॉ यानी कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, यानी कि भारतीय समाज की नीति से एग्जेम्प्ट अंडर अप्रोप्रिएशन यानी कि जैसे कि एग्जेम्प्ट अंडर अप्रोप्रिएशन यानी कि सिवाय विनियोग अप्रोप्रिएशन के तहत, मेड बाय लॉ जो कानून द्वारा किया गया हो, passed in accordance with the provisions of this article, passed in accordance with the provisions of this article यानी जो इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया हो। जैसे कि मान लो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सरकार का मुख्य खाता जिसमें सारे टैक्स लोन आदि आते हैं जिससे खर्चा होता है। यानी क्लोज 3 कहता है कि इस खाते में कोई भी पैसा सीधे नहीं निकाला जा सकता। ऐसा तभी निकला जब पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करे। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सरकार का मुख्य खाता जिसमें सारे टैक्स लोन आदि आते हैं जिससे खर्चा होता है। क्लोज 3 कहता है कि इन खातों का कोई पैसा सीधे नहीं निकाला जा सकता। पैसा तभी नहीं जब पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करे, ये बिल कानून बन जाए। तो अप्रोप्रिएशन कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, यानी कि आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशंस और एक्सेस ग्रांट और 116 वोट फॉर अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट एक्सपेंसेस ग्रांट, यानी कि इन विशेष परिस्थितियों में संसद अस्थायी अतिरिक्त खर्च की अनुमति दे सकती है। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं ना इसका, जैसे कि मान लो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को 20,000 करोड़ चाहिए, सरकार सीधे कंप्यूटर फंड से पैसा नहीं निकाल सकती। पहले लोकसभा ग्रांट्स मंजूर करेगी आर्टिकल 113, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पेश होगा आर्टिकल 114, तभी पैसा रूप से निकाला जा सकता है। अगर अचानक युद्ध स्थिति आ जाए आर्टिकल 116 तो वोट ऑफ इमरजेंसी खर्च की अनुमति दी जा सकती है। क्लियर। जैसे कि अब देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जैसे कि अब देखो आर्टिकल 114 दोबारा समझ लो इस वे में। जैसे कि ये आर्टिकल 114 इसे समझने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, पर फिर भी रिवीजन मार लो। देख, इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन, जैसे कि जब लोकसभा ने आर्टिकल 113 के तहत ग्रांट्स की डिमांड और ग्रांट्स मंजूर कर दी, तब सरकार एक एप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है। यानी इस बिल का उद्देश्य कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की अनुमति देना। यह पैसा दो चीजों के लिए होता है, जैसे कि लोकसभा द्वारा मंजूर किए गए ग्रांट्स, चार्जेस एक्सपेंसेस, राष्ट्रपति का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। लेकिन खर्चा उतना ही होगा जितने पहले पार्लियामेंट में एस्टिमेट्स में दिखाया गया है। क्लियर। टू में देखो, जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल में क्वेश्चन शुद्ध नहीं कह सकता, लेकिन जैसे राशि बदल दे, 10,000 करोड़ को 12,000 करोड़ दे, खर्चे का दिशा बदल दे, एजुकेशन मिनिस्टर को पैसा डिफेंस मिनिस्टर को देना, चार्ज एक्सपेंडिचर की राशि बदल दे, और कोई एमपीएस में प्रश्न स्पीकर लोकसभा चेयरमैन राज्यसभा का निर्णय अंतिम हो, अवैध स्वीकार्य है या नहीं। क्लियर है। अब जैसे कि थर्ड में क्या था, थर्ड में भी मार लो एक बार नजर। जैसे कि कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पैसा तभी नहीं रहा जब पार्लियामेंट या बिल पास किया, वह बिल कानून बन गया। लेकिन मतलब बिना प्रोटेक्शन बिल कंस्टिट्यूशन से पैसा निकालना असंभव। अपवाद जैसे कुछ आर्टिकल 115, आर्टिकल 116 सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स, सी वोट फॉर अकाउंट, वोट फॉर क्रेडिट एक्सपेंसेस ग्रांट्स, इनमें पार्लियामेंट अस्थायी या अतिरिक्त खर्च भी दे सकती है। क्लियर। आर्टिकल 114 में बताया गया था। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 115 में। जैसे कि आर्टिकल 115 में देखो क्या बताया गया है कि जैसे कि आर्टिकल 115 में देखो, जैसे क्या बताया आर्टिकल 115 में, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट।
जैसे कि यहाँ पे देखो आर्टिकल 115 को रीड करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 115 सिक्योरिटी सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है, जैसे पूर्व यानी पहले से मंजूर राशि में ओ जोड़ना, सप्लीमेंट्री पहले से मंजूर राशि में ओ जोड़ना। एडिशनल्स एडिशनल्स होता है जैसे कि अतिरिक्त है, जैसे कि जो पहले से बजट में शामिल नहीं है, एडिशनल्स। और एक्सिस ग्रांट, एक्सिस यानी कि मंजूरी राशि से ज़्यादा खर्च हो गया, ग्रांट्स में, जैसे कि द प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। अब जैसे कि देखो वन में क्या बता, ए में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो इफ द अकाउंट एथोराइज्ड यानी कि यदि स्वीकृति राशि, इफ द अमाउंट यानी कि यदि स्वीकृत राशि बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 यानी कि अनुच्छेद 114 के अनुसार बनाए गए किसी कानून के द्वारा एप्लीकेशन टू द एक्सपेंडेड यानी खर्च किए जाने वाले फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस यानी किसी विशेष सेवा कार्य के लिए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड यानी कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए इज फाउंड टू बी इंसिफिशिएंट यानी कि कम पड़ जाती है फॉर द पर्पज इस उद्देश्य ऑफ दैट ईयर यानी कि उस वर्ष की आवश्यकताओं के लिए। और व्हेन ए नीड हैज अराइजन या जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, और व्हेन ए नीड हैज अराइजन या जब कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग के दौरान द करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फॉर सप्लीमेंट्री वही बता रहा मैं, जैसे कि अतिरिक्त खर्चे के लिए एंड एडिशनल यानी पूर्व या अतिरिक्त खर्चे के लिए इसकी सम न्यू सर्विसेज जिसके फोन जैसे कि किसी नई सेवा कार्य पर नोट contemplated in the annual financial statement जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से पहले से नहीं सोचा गया था, शामिल नहीं है फॉर दैट ईयर उस वर्ष के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आर्टिकल 114 एप्लीकेशन बिल पास होता है तो उसमें तय होता है कि कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि किसी सेवा कार्य के लिए मंजूर की गई राशि कम पड़ जाती है, या कोई नई आवश्यकता पैदा हो जाती है जो बजट में पहले से शामिल नहीं थी, या कोई नई आवश्यकता पैदा जो बजट में पहले शामिल नहीं थी। ऐसी स्थिति में सरकार को सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट्स की जरूरत होती है। यानी कि स्थिति में सरकार को सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट्स की जरूरत होती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पहले से मंजूर राशि में और जोड़ना, एडिशनल ग्रांट यानी नया खर्चा जो बजट में नहीं था। इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना है इसका, जैसे कि एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लो बजट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 5,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए, महामारी आ गई और खर्च 7,000 करोड़ होगा, 2,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए। साथ ही सरकार ने नया डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जो बजट में नहीं था, इसके लिए एडिशनल ग्रांट चाहिए। क्लियर। अब जैसे कि बी में देखो, बी में क्या बताया गया है कि जैसे कि बी में देखो
आर्टिकल 115 के जैसे कि बी में देखो, बी में क्या बता रहा है आपके, जैसे कि इफ यानी कि यदि एनी मनी हैज बीन स्पेंट, यानी कि इफ यानी यदि एनी मनी हैज बीन स्पेंट यानी कि यदि कोई पैसा खर्च किया गया है, इफ यदि एनी मनी यदि कोई पैसा हैज बीन स्पेंट कोई पैसा खर्च किया गया है ऑन एनी सर्विसेज ड्यूरिंग, ऑन एनी यानी किसी सेवा कार्य पर, ड्यूरिंग के दौरान, ए फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी कि इफ यानी यदि एनी मनी हैज बीन स्पेंट यानी यदि कोई राशि यदि कोई पैसा खर्च किया गया है, स्पेंट इन एनी सर्विस यानी कि इन एनी सर्विस यानी किसी सेवा पर कार्य पर, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, इन एक्सक्यूज ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड यानी इफ द अमाउंट ग्रांटेड यानी मंजूर की हुई राशि से अधिक, फॉर दैट सर्विसेज एंड फॉर दैट ईयर यानी फॉर दैट सर्विस एंड फॉर दैट यानी उस सेवा और उस वर्ष के लिए, cause to be laid before both the houses of parliament यानी कि जैसे कि cause to be laid before both houses of parliament संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करवाना, cause to be laid before both houses of parliament संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करवाना, another statement showing the estimated amount of that expenditure यानी कि एक नया विवरण जिसमें उस खर्चे की अनुमानित राशि दिखाई जाए, showing the estimated यानी कि showing the estimated amount of that expenditure यानी कि एक नया विवरण जिसमें उस खर्चे की अनुमानित राशि दिखाई जाए, और कोजिस यानी का मानना टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, और या का मानना कोजिया का मानना टू बी प्रेजेंटेड ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स या लोकसभा के सामने प्रस्तुत करवाना, ए डिमांड फॉर सच एक्सक्यूज उस अतिरिक्त खर्चे के लिए एक मांग, जैसे कि ए डिमांड फॉर सच एक्सक्यूज यानी कि उस अतिरिक्त खर्चे के लिए एक मांग, एज द केस में भी जैसा मामला हो, एग्जाम्पल देखो इसका, कभी कभी सरकार किसी सेवा कार्य पर इतना खर्च कर देती जितना बजट ग्रांट से मंजूर हुआ था उससे ज्यादा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के सामने एक नया स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रखवाते हैं, संसद के सामने इसमें दिखा जाता है कितना अतिरिक्त खर्चा हुआ, या फिर राष्ट्रपति लोकसभा के सामने एक डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट पेश करवाते हैं, लोकसभा इस पर वोट करती है, सेंट रिफ्यूज रिड्यूस मतलब अगर खर्च मंजूर राशि से ज्यादा हुआ तो उसे एक्सक्यूज ग्रांट कहा जाता है और पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको मैं, जैसे कि मान लो जैसे कि बजट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को 20,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन साल के अंत में मिनिस्टर ने 22,000 करोड़ खर्च करते हुए 2,000 करोड़ एक्सेस ग्रांट का लाया, यानी राष्ट्रपति संसद के सामने इसका विवरण रखवाएगा, लोकसभा से इसको इसकी मंजूरी ली जाएगी। क्लियर। स्टेप 2 में देखो, 2 में क्या बताएगा, आर्टिकल 115 के 2 में देखो जैसे कि इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो जैसे कि आर्टिकल 115 के 2 में देखो, जैसे कि द प्रोविजंस यानी प्रावधान ऑफ आर्टिकल 112, 113 एंड 114 इनके 112, 113, 114 प्रावधान
शैल हैव इफेक्ट यानी कि लागू होंगे, प्रभाव होंगे, शैल हैव इफेक्ट यानी लागू होंगे, प्रभाव होंगे, इन रिलेशन यानी के संबंध में, टू एनी सच स्टेटमेंट यानी किसी ऐसे स्टेटमेंट के संबंध में, एनी एक्सपेंडिचर या कोई खर्चा, और डिमांड या खर्चे या मांग के संबंध में, एंड आल्सो टू एनी लॉ या किसी और कानून पर, एंड आल्सो टू एनी लॉ किसी और कानून पर, टू बी मेड authorizing and appropriations of monies जो धन के विनियोग यानी खर्च की अनुमति को अधिकृत करता है, जैसे कि टू बी मेड authorizing the appropriations of money जो धन के विनियोग यानी खर्च की अनुमति को अधिकृत करता है, आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय सेना के प्रतिनिधि से, टू मीट सच एक्सपेंडिचर से ओवर द ग्रांट उस खर्चे या अनुदान को पूरा करने के लिए, टू मीट सच एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रांट उस खर्चे अनुदान को पूरा करने, टू मीट सच एक्सपेंडिचर खर्चे अनुदान को पूरा करने के लिए, इन रिस्पेक्ट के संबंध में, ऑफ सच डिमांड्स एज दे हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर लागू होते हैं, एंड द एक्सपेंडिचर खर्चे मेंशन यानी निर्धारित की जाए देरी बताए गए खर्चों पर, और टू बी डिमांड यानी कि फॉर ए ग्रांट या किसी अनुदान मांग पर, डिमांड यानी मांग, एंड द लॉ टू बी मेड द authorization of appropriations कानून द्वारा में authorization तो उस पर कानून जो विनियोग की अनुमति देता है, ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो बचना के दिन जिसे धन निकालने का, टू मीट सच एक्सपेंडिचर और ग्रांट या खर्चे अनुदान को पूरा करने के लिए। जैसे कि देखो आर्टिकल 15 की 2 में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो आर्टिकल 15 1 में हमने देखा था अगर सप्लीमेंट्री एडिशन या एक्सक्यूज करने की जरूरत हो तो राष्ट्रपति नया स्टेटमेंट या डिमांड संसद में रखवाते हैं। क्लोज 2 क्या कहता है, ये क्लोज 2 कहता है कि ऐसा स्टेटमेंट या डिमांड पर भी वही नियम लागू होंगे जो आर्टिकल 100 यानी क्लोज 2 कहता है कि स्टेटमेंट या डिमांड पर भी वही नियम लागू जो आर्टिकल 122 से 13 स्टूडेंट है यानी कि एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बजट आर्टिकल 113 में से ग्रांट डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा का वोट आर्टिकल 14 प्रिपरेशन से पैसा निकालने की अनुमति यानी मतलब सप्लीमेंट्री एडिशन या एक्सक्यूज ग्रांट इसी प्रक्रिया से गुजर रहेंगे जैसे सामान्य बजट गुजरता है। स्टेटमेंट पेश होगा, लोकसभा वोट करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल पास होकर फंड से पैसा निकलेगा। क्लियर है? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना इस चीज का, जैसे कि मान लो एक हेल्थ मिनिस्टर को महामारी कारण 2000 करोड़ का सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट मेरे को ऐसे लोकसभा उस पर वोट करेगी, प्रिपरेशन बिल पास होकर शेड्यूल फंड से पैसा निकलेगा। ठीक उसी तरह से मानव बजट 12 से 14 में जो होता है। क्लियर? अगर एक बार इसका फिर से सार देख लो, जैसे कि हमने आर्टिकल 115 में क्या क्या रीड करा, अगर हमने देखें तो जैसे कि आर्टिकल 115 में देखो मैं सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल ग्रांट
लिटिगेशन क्या होता है, अगर कोई जैसे की सेवा कार्य के लिए मंजूर की थी राशि कम पड़ जाए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अगर, या कोई नया खर्चा आ जाए जो बजट से में पहले शामिल, एडिशनल ग्रांट राष्ट्रपति संसद में नया स्टेटमेंट्स को लोकसभा रिपोर्ट करती है। टू में हमने देखा था कि जैसे कि एक्सक्यूज ग्रांट्स 1B में जैसे कि वन बी में आता है, अगर किसी सेवा कार्य पर मंजूरी राशि ज्यादा खर्च तो एक्सेस ग्रांट राष्ट्रपति संसद में सभी लोकसभा में मंजूरी ली जाती है। जैसे कि टू में इसमें क्या था, जैसे कि इसमें पढ़ा था हमने जैसे कि सेम प्रोसीजर एज बजट, क्लोज टू में जैसे कि वो ही पढ़ा, जैसे सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट में भी नहीं लागू हो, जो एनुअल बजट पर होते हैं, जैसे स्टेटमेंट पेश होगा, लोकसभा वोट करे, बिल पास होगा, तब भी निकलेगा। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।